हेलो गाइज, वेलकम बैक टू बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत है आज के एक अगली नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो आप देखेंगे ईबीएस पोर्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं पर्यावरण अध्ययन। चाहे आप यूपी टेट की तैयारी करते हो, चाहे आप सी टेट की तैयारी करते हो, चाहे आप सुपर टेट की तैयारी करते हो, तीनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये पीपीटी तैयार की गई है। याद रखिएगा, जो सुपर टेट की तैयारी करते हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। सभी जीके जीएस जैसे क्वेश्चन पर्यावरण अध्ययन से रिलेटिव हैं, जो परीक्षा में विगत वर्ष में पूछे भी गए हैं। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पूरे आप 30 प्रश्नों की श्रृंखला देखेंगे, लेकिन ये 30 प्रश्न ही नहीं रहेंगे, इसमें लगभग आप 100 से ज़्यादा प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप कहेंगे आपको कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को मत करिएगा सब्सक्राइब, लेकिन वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर आप लाइक करेंगे। आगे देखते हैं, हरा ग्रह किसे कहा जाता है। दोस्तों, ग्रह बात करेंगे। सबसे पहले ग्रहों की, ग्रह कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। पहले ग्रह 9 हुआ करते थे, लेकिन जो प्लूटो ग्रह है इसे बौने ग्रह में रख दिया गया और इसे 2005 में ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। तो इस प्रकार दोस्तों कितने ग्रह हैं? तो वायुमंडल में आपके पूरे परिस्थितिकी में पूरे 8 प्रकार के ग्रह हैं। इन्हीं में कहा है कि हरा ग्रह किसे कहा जाता है। तो जो हरा ग्रह होता है उसे हम वरुण को बोलते हैं। किसको बोलते हैं दोस्तों? हरा ग्रह वरुण को बोलते हैं। याद रखिएगा, जितने भी चीज़ें रहेगा मैं सब चीज़ों को आपको कवर कराऊंगा, पूरे से पूरे चीज़ों को बताऊंगा, ठीक ना। यहाँ पे कहेंगे, अगर आपसे पूछ दे कि लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं? अरुण। अरुण जो है दोस्तों वह लेटा हुआ ग्रह है। क्या है दोस्तों? लेटा हुआ ग्रह अरुण को बोलते हैं। हरा ग्रह वरुण को बोलते हैं। और यहाँ पे देखिएगा मिस प्रिंट है, इसको अगर शुक्र रखें, याद यहाँ पे रखिए शुक्र है। शुक्र जो होता है वह चमकीला ग्रह, इसे भोर का तारा या चमकीला ग्रह इसी को कहा जाता है। याद रखिएगा, पृथ्वी भी एक ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है, जिस पर जल और ऑक्सीजन सब कुछ उपस्थित है। इस बात को याद रखिएगा, इस पर जीवन पाया जाता है। याद रखेंगे, जो वायुमंडल का सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत है उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? ये भी याद रखिए यहीं पर, उसको हम बोलते हैं सूर्य, जो अपने स्थान पर टिका हुआ है। इसके चारों तरफ ग्रह गति करते हैं। कौन इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है? ग्रह। ग्रह कितने हैं? 8 हैं। और ग्रहों के चारों ओर कौन गति करता है? जो ग्रहों के चारों ओर गति करता है उसे हम लोग बोलते हैं उपग्रह। इस बात को याद रखिएगा। अगर पूछ दे कि सूर्य के पास कौन ग्रह है, तो सूर्य के पास ग्रह पूछे तो याद रखिएगा बुध ग्रह है। कौन ग्रह है दोस्तों? बुध ग्रह सूर्य के सबसे पास है। और याद रखिएगा, पूछ दे कि सबसे बड़ा पृथ्वी पर ग्रह वायुमंडल आपके परिस्थितिकी में सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो याद रखिएगा सबसे बड़े ग्रह की बात करेगा तो आप लोग बृहस्पति को याद रखेंगे। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, क्योंकि इसके उपग्रहों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। इतने क्वेश्चन तरह तरह से बनते हैं, तो सबको आप लोग कवर करेंगे। आगे देखते हैं, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे तो यह है आपका शिमला में। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो आपका शिमला में है। इस बात को याद रखिएगा। अगर कह दे कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो कटक में। याद रखिए, यहीं पे अगर बात चावल की करें कि चावल अनुसंधान कहाँ है, तो जो केंद्रीय चावल अनुसंधान जो उपस्थित है आपका कटक में है। यही बात पूछ दे कि केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान क्या है, तो देहरादून में है। अगर बात वन की करें तो इसको भी याद रखिएगा। और धनबाद में आपका है ईंधन, ये भी बात याद रखिएगा। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ पे है? धनबाद में है। सबको याद रखिए। अगर पूछ दे कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो शिमला में है। और केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? अगर अभी आपको बताएं, आलू अनुसंधान संस्थान जो है वो आपका शिमला में है। और इसके बाद आपका कटक में जो है वह आपका चावल अनुसंधान संस्थान है। देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान है। और इसके बाद आपका धनबाद में जो है ईंधन अनुसंधान संस्थान है। आगे देखते हैं, रिंग ऑफ फायर किस महासागर से संबंधित है। बात करेंगे महासागर की। पृथ्वी पर पूरे 5 प्रकार के महासागर पाए जाते हैं। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, और इसके बाद आर्कटिक महासागर और दक्षिणी महासागर। तो बात करेंगे कि रिंग ऑफ फायर किस महासागर से संबंधित है, तो प्रशांत महासागर से, जो सबसे बड़ा महासागर होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दक्षिणी भारत की सबसे ऊँची चोटी कौन सी है, तो दक्षिण भारत की सबसे ऊँची चोटी के बारे में पूछा है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊँची चोटी कौन है, तो याद रखिएगा जो अन्नाईमुदी है यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसको आप लोग कवर करेंगे और याद करेंगे। आगे देखते हैं, यूरोप का सबसे लंबी नदी कौन है। अगर यूरोप की सबसे लंबी नदी के बारे में बात करें तो वो आपका वोल्गा है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यही पूछे कि उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन है, तो मिसिसिपी है। इस बात को याद रखिएगा, उत्तरी अमेरिका की ये सबसे लंबी नदी है। ये बात याद रखिएगा, उत्तरी अमेरिका की।
सबसे लंबी नदी के बारे में पूछे तो ये आपका सही हो जाएगा। कह देगा कि विश्व की सबसे बड़ी नदी की बात कर रहे और चाहे अफ्रीका की सबसे लंबी नदी की बात करें तो वो आपकी नील नदी हो जाएगी। विश्व की और अफ्रीका की अगर दोनों को पूछे तो आप लोग नील नदी के साथ जाइएगा, इस बात को याद रखेगा। यही कह दे कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है तो यांगसी है, जो एशिया की सबसे लंबी नदी है, इस बात को याद रखिएगा। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी है, इसको आप लोग कवर करेंगे। आगे देखते हैं विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस जो है आपको 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। इसी तरह अगर आपको कह दे कि 22 मई को क्या मनाया जाता है तो 22 मई को आपको मनाया जाता है जैव विविधता दिवस। 22 मई को क्या मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस। और इसके बाद विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, इतनी बातों को कवर करिएगा। तो इतने चीज़ों को कवर करने के बाद आपको मिलेगा कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है तो 22 मार्च को मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। सभी चीज़ों को देखेंगे। अंडे देने वाले प्राणी को क्या कहलाते हैं? तो जो अंडे देने वाले प्राणी होते हैं उन्हें हम लोग को बोलते हैं अंडज प्राणी। क्या बोलते हैं? अंडज प्राणी। इस बात को याद रखेगा। जैसे कुछ ऐसे हैं कि जैसे जो जल में रहते हैं उन्हें हम उन प्राणी को जलचर कहते हैं, जो स्थल पर रहते हैं उन्हें हम स्थलचर कहते हैं, जो जल और स्थल दोनों पे रहते हैं उन्हें हम उभयचर बोलते हैं, और जो आप लोग याद रखिएगा जो वायु में विराजमान रहते हैं, जो हवा में उड़ते हैं, उन्हें हम लोग वायुचर भी बोलते हैं। इस बात को याद रखेंगे। आगे देखते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो मनाया जाता है वो आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 1 जुलाई को विश्व चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। अगर 1 जुलाई को पूछे तो विश्व चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। और इसी क्रम में अगर आप आगे देखेंगे तो आगे 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस। 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। और 12 मई को विश्व नर्स दिवस मनाया जाता है। ये भी बात को याद रखिएगा। तो इस प्रकार आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस आपको 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। आगे देखते हैं चावल को धोने पर कौन सी विटामिन नष्ट हो जाती है। तो चावल को धोने पर विटामिन आपका बी, या अगर B1 भी हो तो आप इसके साथ जाइएगा, विटामिन बी आपका नष्ट हो जाता है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। याद रखेगा विटामिन पूरी आपके कई प्रकार की होती है? 6 प्रकार की होती है, ABCDE। और अगर आपको पूछ दे जल में घुलनशील विटामिन कौन है तो B और C हैं। यही बात आप याद रखिएगा कि चावल को किससे धोएंगे आप? जल से धोएंगे तो कौन सी विटामिन नष्ट होगी? तो चावल में विटामिन बी पाई जाती है, इसलिए विटामिन बी आपको क्या हो जाएगी दोस्तों? धुलकर बाहर निकल जाएगी, नष्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। आगे देखते हैं मनुष्य के अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो मनुष्य के अमाशय की बात करें तो मनुष्य के अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अब मनुष्य के अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। कौन पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको हम लोग बोलते हैं HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मनुष्य के अमाशय में पाया जाता है। अगर यूरिक अम्ल की बात करें तो यूरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो यह जो पाया जाता है यूरिक अम्ल मूत्र में पाया जाता है। याद रखिएगा मूत्र में क्या पाया जाता है? यूरिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? एसिटिक अम्ल आपका सिरका में पाया जाएगा, फलों में पाया जाएगा। और बात लैक्टिक अम्ल की पूछे तो लैक्टिक अम्ल दूध और दही में पाया जाता है। इस बात को भी याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं ओजोन संरक्षण हेतु निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल चलाया गया। तो ओजोन के संरक्षण के लिए, ओजोन क्षरण को रोकने के लिए एक प्रोटोकॉल चलाया गया जिसको हम लोग बोलते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। जो ऑप्शन नंबर सी आप देख रहे हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि ओजोन क्षरण को रोकने के लिए चलाया गया। 16 सितंबर को प्रत्येक दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन दिवस। ओजोन परत को O3 से दर्शाते हैं, इसका सिंबल होता है। और ओजोन परत जो पृथ्वी के मंडल होते हैं वो समताप मंडल का हिस्सा होती है। इस बात को आप याद रखिएगा, समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन परत। इसको आप लोग ध्यान देंगे। ओजोन परत जो होती है सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। आगे देखते हैं प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक किस रंग में होती है। जब जो प्रकाश होते हैं, याद रखेगा सूर्य से श्वेत प्रकाश निकलती है जो 7 प्रकार की होती है। याद रखेंगे इंद्रधनुष में भी रंग कितने होते हैं? 7 होते हैं। इसी क्रम में अगर याद करना चाहेंगे तो एक सूक्ष्म शब्द है VIVGYOR से याद रखते हैं, जिसको आप लोग वायलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड बोलते हैं। याद रखेंगे इसको। तो प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक किस रंग में होती है? तो लाल रंग में सर्वाधिक होती है। और अगर पूछ दे कि सबसे कम कब होती है तो बैगनी रंग में होती है। इसको भी आप याद रखेगा।
सर्वाधिक लाल रंग में और सबसे कम बैगनी रंग में। आपको ये भी पूछ दे कि किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, तो लाल रंग का, और सबसे कम किसका होता है, बैगनी रंग का। आपको ये भी प्रश्न बन सकता है कि कौन सा रंग अपने मार्ग से सबसे ज़्यादा विचलित होता है, तो सबसे ज़्यादा विचलित बैगनी रंग होता है और सबसे कम विचलन किस में होता है, लाल रंग में होता है। सबको आप लोग कवर करेंगे। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश को हजारों झीलों का देश कहा जाता है। तो हजारों झीलों का देश के बारे में बात करें कि किस देश को हजारों झीलों का देश कहा जाता है, तो फिनलैंड को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, फिनलैंड को कहा जाता है। इसी क्रम में अगर आप आगे कुछ और भी चीज़ जानना चाहेंगे तो इसी क्रम में सबसे ज़्यादा ये भी पूछता है कि नदियों का देश कौन है, तो नदियों का देश बांग्लादेश को कहा जाता है। नदियों का देश बांग्लादेश को कहा जाता है। और नहरों का देश अगर पूछे तो नहरों का देश जो होता है वह आपका पाकिस्तान। सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में नहरें हैं और सबसे ज़्यादा बांग्लादेश में नदियां हैं, इसको आप लोग याद रखेंगे। तो इसी क्रम में झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है। आलू का खाने योग्य कौन सा भाग है, तो आलू का क्या खाते हैं आप लोग ध्यान देंगे। जो आलू होता है, आलू का हम तना खाते हैं, ना कि जड़। कितने लोग जड़ों के साथ जाएंगे, लेकिन इसका करेक्ट आंसर तना होगा। आलू का हम लोग तना सेवन करते हैं। जैसे आलू हो गया, अदरक हो गया, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, सबका क्या कहा जाता है, तना खाया जाता है। इस बात को याद रखेंगे। आगे देखते हैं, पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट किस में परिवर्तित हो जाता है, तो पाचन के बाद जो कार्बोहाइड्रेट होता है वह ग्लाइकोजन में परिवर्तित होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सी फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और अप्रैल में काट ली जाती है। याद रखेंगे, फसलों को मुख्य 3 रूपों में बांटा गया है, रबी की फसल, और इसके बाद आपकी जायद की फसल, और उसके बाद खरीफ की फसल। याद रखेंगे, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ रबी की फसल, और इसके बाद आपका आएगा जायद की फसल, और इसके बाद आपका आएगा खरीफ की फसल। तो सबसे पहले आंसर देख लेते हैं, कौन सी फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। याद रखिएगा, वो गेहूं ही है, जो कि रबी के फसल के अंतर्गत आती है। गेहूं की फसल आपके अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और अप्रैल में पुनः इसे क्या कर लिया जाता है, इसकी कटाई मढ़ाई कर ली जाती है। रबी के फसल के अंतर्गत कुछ फसलें हैं, जैसे गेहूँ, चना, सरसों, मटर, सभी रबी के फसल के अंतर्गत आती हैं। वहीं अगर जायद की फसल बात करें तो खरबूज, तरबूज, काकर सभी क्या आते हैं, जायद के फसल के अंतर्गत आते हैं। और खरीफ के फसल के अंतर्गत धान, मक्का, ज्वार, सोयाबीन, बाजरा, गन्ना सभी खरीफ के फसल के अंतर्गत आते हैं। आगे देखते हैं, रेशम पालन क्या कहलाता है, तो रेशम पालन आपका क्या कहलाता है, आपको पता होना चाहिए। एपीकल्चर, सेरीकल्चर, पीसीकल्चर और हार्टिकल्चर। आप देखेंगे सेरीकल्चर जो होता है वह रेशम कीट पालन कहलाता है। रेशम कीट का पालन जो होता है वह सेरीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। अगर मधुमक्खी पालन की बात करें तो वह आपका एपीकल्चर होता है। मधुमक्खी की पालन की बात करें तो आपका एपीकल्चर होता है। यहीं पे अगर पीसी कल्चर की बात करें तो पीसी कल्चर के अंतर्गत मछली पालन किया जाता है, इसको याद रखिएगा। अगर हार्टिकल्चर के बारे में बात करें तो इसमें जो होता है वह बागवानी की जाती है, इसको बात याद रखिएगा, बागवानी इसमें की जाती है। तो हार्टिकल्चर में बागवानी, पीसी कल्चर में मछली, सेरीकल्चर में आपका रेशम कीट पालन और एपीकल्चर में आपका मधुमक्खी पालन, याद रखेंगे। आगे देखते हैं, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखेंगे संविधान सभा के जो आपके अस्थायी अध्यक्ष होंगे वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे, जिनका चुनाव 11 दिसंबर यहाँ पे देखेंगे, इनका चुनाव जो होगा 11 दिसंबर 1946 को किया जाएगा। 1946 को संविधान के अस्थायी अध्यक्ष मिल गए थे। और अस्थायी अध्यक्ष की बात अगर कर दे तो 9 दिसंबर 1946 को आपके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। दोनों क्रमों को आप लोग देखते रहेंगे। आगे देखते हैं, तितलियों के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो याद रखेंगे अगर बात करें कि तितलियों के लिए प्रसिद्ध उद्यान किस राज्य में है, तो तितलियों की बात आप याद करेंगे तो भारत में एक जगह है जिस जगह का नाम है कर्नाटक। जो कर्नाटक राज्य में तितलियों के लिए जो प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है बन्नरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, याद रखेंगे इस उद्यान का नाम है बन्नरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ पे है, कर्नाटक में, जहाँ पे तितलियों को पालन किया जाता है। किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है, तो विटामिन डी को किसको कहा जाता है दोस्तों, विटामिन डी को क्या किया जाता है, कहा जाता है, विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। विटामिन क्या है, तो विटामिन आपका कार्बनिक यौगिक है। कौन सा यौगिक है, ये भी पूछ सकता है, तो आप याद रखेंगे विटामिन जो है आपका कार्बनिक यौगिक है। और विटामिन की खोज 1912 में, कब, तो दोस्तों 1912 में काश्मीर फंक ने की थी। इस बात को याद रखिएगा। विटामिन कितने प्रकार की होती है, मुख्य रूप से 6 प्रकार की होती है, A B C D E के, इसको आप लोग याद रखेंगे। आगे देखते हैं,
प्राकृतिक रबर को मजबूत तथा अस्थायित्व प्रदान करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो उसमें मिलाया जाता है आपका सल्फर। क्या मिलाया जाता है? सल्फर, जिसका प्रतीक यस होता है। तीक्ष्ण गंध इससे आती है। आगे देखते हैं, प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण आती है? तो इसका भी ऑप्शन आपका सल्फर इस करेक्ट होगा। जो प्याज और लहसुन में सल्फर के कारण ही गंध आती है, इसको यस से दर्शाते हैं। इस बात को याद रखिएगा। इसकी गंध तीक्ष्ण होती है। कैसी होती है? तीक्ष्ण होती है। अगला क्वेश्चन है, जीभ का कौन सा भाग मीठा स्वाद प्रदान कराता है? तो याद रखेगा, जीभ में स्वाद कलिका कितने प्रकार की पाई जाती हैं? तो जीभ में स्वाद कलिका पूरी 5 प्रकार की पाई जाती हैं। याद रखेगा, जो आप लोग देखेंगे जीभ में कौन सा भाग मीठा स्वाद प्रदान कराता है, तो मीठा वाला भाग जो होता है उसे हम अग्रभाग कहते हैं। किसको कहते हैं? अग्रभाग। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही आपको पूछ दे कि कड़वा भाग कौन सा प्रतीत कराता है, तो कड़वा भाग जो होता है वह पश्च भाग कराता है। कौन कराता है? पश्च भाग। कैसा कराता है? कड़वा कराता है। इसको याद रखेंगे, कड़वा, इसको याद रखिएगा। अगर यही कह दे आपका साइड भाग जो होता है वह खट्टा कराता है। जो जैसे जैसे जीभ होती है दोनों ओर का जो साइड भाग होता है यह खट्टा कराता है। अग्र भाग जो होता है वह ये जो भाग होता है यह मीठा कराता है। और जो पश्च भाग होता है दोस्तों, पश्च भाग ये जो है वह कड़वा महसूस कराता है। इस बात को याद रखिएगा। जीभ पे पूरे 5 प्रकार की स्वाद कलिकाएँ पाई जाती है। आगे पेनिसिलिन और ईस्ट किसके अंतर्गत आते हैं? तो आपको बता दूं, पेनिसिलिन और ईस्ट जो दोनों हैं वह किसके अंतर्गत आते हैं? फफूंद के। जिसको अगर फफूंद न लिख के क्या लिख दे? कवक, तब भी आप कहिएगा पेनिसिलिन और ईस्ट आपके क्या हैं? तो आपके कवक हैं। इस बात को याद रखेंगे। आगे देखते हैं, विश्व मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसी क्रम में पूछ दे कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय युवा दिवस आपका मनाया जाता है 12 जनवरी को, राष्ट्रीय युवा दिवस। अगर कह दे कि प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी दिवस। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, प्रवासी दिवस 9 जनवरी को। 12 नवंबर को विश्व नमूनिया दिवस मनाया जाता है। याद रखेंगे, 12 नवंबर को विश्व नमूनिया दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को विश्व प्रवासी दिवस मनाया जाता है और 12 जनवरी को विश्व युवा दिवस मनाया जाता है। सबको आप लोग याद रखते रहें। आगे देखते हैं, आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भारत का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, जो सती प्रथा को खत्म किए। 28 दिसंबर 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना की। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। इसको आप लोग याद रखेंगे। आगे देखते हैं, जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष किसे कहा गया? याद रखेगा, महाविभाजक का मतलब होता है जनसंख्या दर में कमी। तो कौन सा वह सत्र है जिसमें जनसंख्या दर में कमी हुई? आपको बता दें, जनगणना। जनसंख्या की जो जनगणना होती है हर 10 वर्ष पे होती है। इस बात को याद रखेगा। जो जनगणना 1911 से 1921 में हुई थी, याद रखेगा 1921 में हुई थी, इसमें जनगणना क्या हुई दोस्तों? कम हुई। इसमें जो जनसंख्या थी उसमें कमी पाई गई। इसको आप लोग याद रखेंगे। जब उसमें कमी पाई गई तो कमी पाने के कारण इसे हम महाविभाजक वर्ष मानते हैं। मतलब इसमें जनसंख्या दर में कमी पाई गई। ये ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1921 1921 में क्या हुआ प्यारे? जब इस 1911 से 1921 की जब जनगणना कराई गई तो इसमें आप लोगों को मिला क्या दोस्तों? जो 1911 में जनसंख्या हुई थी, हर 10 वर्ष बाद होती है, तो 21 में जब हुई तो आपकी जनसंख्या में कमी हुई, तो इसलिए इसे महाविभाजक वर्ष माना गया, अर्थात जनसंख्या में कमी का वर्ष माना गया। इसको आप लोग याद रखेंगे। सबसे साक्षरता वाला राज्य जो है वो आपका केरल है और कम साक्षरता वाला राज्य आपका कौन है? तो बिहार है। टाइफून के नाम से चक्रवात को किस देश में जाना जाता है? तो जो टाइफून है उसको चीन में जो चक्रवात को चीन में टाइफून बोला जाता है। और चीन में ही नहीं, आप लोग एक और बात याद रखें, जापान में भी चक्रवात को क्या बोला जाता है? तो टाइफून बोला जाता है। और चीन, दोनों जगह पे बोला जाता है। आगे देखेंगे, मानव शरीर में कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है? तो मानव जोड़ी में पसलियों की बात करें, जोड़ी में बात करें तो 12 जोड़ी, और पूरी संख्या की बात करें तो 24। याद रखेगा, मानव शरीर में पसलियाँ कितनी पाई जाती है ये पूछे तो आप 24 के साथ जाइएगा, और जोड़ी की बात करें तो 12 जोड़ी पाई जाती है। मानव शरीर में हड्डियाँ कितनी पाई जाती है? 206 पाई जाती है। इसको आप लोग याद रखेगा, ठीक ना। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? मतलब कौन सा चीज़ इसमें दिया है जो सही नहीं है? भारतनाट्यम जो है वह तमिलनाडु का है, ये बात सही है।
जो यहाँ का है, ओडिसी जो है उड़ीसा का है, ये भी आप याद रखेगा। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, ये भी आप सही है। लेकिन जो कथकली है वह कर्नाटक का नहीं है, वो कहाँ का है दोस्तों, वह केरल का है। कहाँ का है दोस्तों, वह केरल का नाट्य शास्त्र है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। गलत होने के कारण ही ये सही हो जाएगा, ये सुमिलित नहीं है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। 30 वीडियो की यह श्रृंखला थी। वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए एफसीके एकेडमी। मिलते हैं अगले वीडियो में।